चलिए फिर हम लोग आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि हम पढ़ रहे थे। और पिछले क्लास में हमने उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जो थी उसको खत्म किया था, क्लियर किया था। जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे? जनरल ट्रेंड्स करके पढ़े थे, है ना। ये लास्ट लास्ट क्लास का ये अपने पास है कुछ, तो एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास का तो ये सारे चीज जो है हम लोग कवर किए थे। कुछ प्रॉपर्टीज, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सेप्शंस जो थे उस वो भी कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन में था, वो कवर किए थे। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का, ये सब हम लोग कवर किए। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सेप्शन, ये मर्क्यूरस वाला, ठीक है, वेरी डेंजरस ग्रुप के बारे में बताए थे, जिसके सब के सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो इतना दूर तक जो है पिछले क्लास में हम लोग खत्म किए थे। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है सीसीपी एंड एचसीपी स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात किए थे, जो कि सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये बेसिकली था जो प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग, ठीक है, आज के सेशन में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, उसका बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं। ठीक है, क्या अपना रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आज जो है ये हम लिख देते हैं अपना लेक्चर 2, लेक्चर लेक्चर सेकेंड, डी एंड एफ ब्लॉक का चल रहा है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो टाइम लेंगे वो डी ब्लॉक में ही लेंगे। एफ ब्लॉक अपना एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही कहें कि वो फालतू। ठीक है, लेकिन हालांकि एनसीईआरटी में है और अपने को पढ़ना है, तो उसके बारे में, उसके भी सम्मान में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली किस पे अपने को फोकस रहना है? तो जी हाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बोले, जो सेकंड वाला जो हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, फर्स्ट तो कल कवर किए थे। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो अपना क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी और बीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो क्या बोलता है जरा सा देखेंगे, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है, शुरू से ही हम बता रहे हैं, उसके बारे में भी अभी देखेंगे। ठीक है, इसी क्लास में। और कहे थे कि जितना पिछले क्लास में ही बताए थे, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास होगा, उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? डेंसिटी भी होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, और टंगस्टन का पिछले क्लास में हम बताए थे, वही वाला जो है आपका मैंगनीज वाला जो ग्रुप में आता है, याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो उसी तरीके से, ठीक है, मैंगनीज का हम कह रहे हैं आपका ये क्या बोलते हैं, मैंगनीज और कॉपर वाला दोनों को हम लोग देख रहे थे ना, जिसमें हमने देखा था कि जो मोस्ट आ रहा था वो क्रोमियम ग्रुप था। सॉरी, मैंगनीज हम बोल रहे हैं, क्रोमियम, जिसमें आपका D5 था। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो फोरेस्ट जो था, ठीक है, वो भी 1 था। और साथ ही साथ नीचे जैसे जैसे चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज अपने को देखने को मिला था। अब इसके ही आधार पे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बाद? तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड एमपी एंड बीपी। ठीक है, एमपी एंड बीपी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ग्रेटर। ठीक है, इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक। थोड़ा सा कंपेरिजन कर ले रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डी ब्लॉक का वो ज्यादा होता है किससे? एस ब्लॉक से, क्योंकि एस ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, कहाँ थे? 1 और 2। लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो रहे थे देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज बिकॉज टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग
मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू इज फॉर्म्ड ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब समझ में आया, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसमें क्या हो रहा है, आपका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि हाई हो जा रहा है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है, शुरू से ही कह रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। क्या पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है भाई? तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसा है कि Zn, Td, ठीक है, एंड Hg की बात करें, ठीक है, जो कि लास्ट में, ठीक है, 3D में 30 हो जाता है, 48, 80 इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर है। और ये 3D सीरीज में है और लास्ट एलिमेंट है, 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, ठीक है, 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट। तो द लास्ट एलिमेंट होगा तो इसका क्या होगा, सारे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें होते नहीं है, सारे फुल हो जाते हैं। तो Hg मतलब Zn Cd Hg हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हैव हैव सॉरी हेंस extent of metallic bond is is very low। इसका जो एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है वो काफी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, विच ड्यू टू विच ठीक है, ड्यू टू विच दे हैव ड्यू टू विच दे हैव ठीक है, ड्यू टू विच दे हैव वेरी लो वेरी लो MP एंड BP। इसी के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है। और एक चीज यहाँ पे बताएं कि वोलेटाइल मेटल, ठीक है, वोलेटाइल मेटल की यदि हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, वोलाटाइल, ठीक है, कौन ज्यादा वोलाटाइल, तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम हो गई। तो वोलाटाइल मेटल्स में भी ये Zn Cd Cd एंड Hg आते हैं। और Hg के बारे में भी तो आप ये भी पढ़े होंगे कि ये क्या है, लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, आगे पॉइंट्स क्या हम लोग इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन 3D सीरीज, यदि हम 3D सीरीज की बात करें, इन 3D सीरीज, ठीक है, इन 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम 3D सीरीज यानी एक लाइन से जब हम जाएंगे, कहाँ से, याद है, याद करवा दे, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ठीक है, SC, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम। तो समझ में आ रहा है इस तरीके से हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्रोमियम। तो कंटिन्यू जब हम लोग 3D सीरीज में जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम 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 SC स्कैंडियम टू टू क्रोमियम, क्रोमियम तक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों, ये सब चीजें हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किए हैं। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते जाते में क्या होगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। एंड एंड फ्रॉम फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक, और मैंगनीज से जैसे मैंगनीज हम जैसे ही आएंगे, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका पेयर्ड में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है, पेयरिंग होते जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। एंड फ्रॉम Mn टू Zn, ठीक है, डिक्रीजेस डिक्रीजेस। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे हम लोग कर रहे हैं। SC से क्रोमियम में जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है। SC का क्या हो जाता है बेटा, देखो बता भी देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। SC की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 3D 1 होगा, ठीक है, और 4s क्या होगा, 2। उसके बाद यदि हम कहाँ चले जाएंगे, SC, ठीक है, टाइटेनियम, ये क्या हो जाएगा, 3D 2, और ये हो जाएगा 4s 2,
ठीक है, तो बेसिकली इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसे नजर आ रहे हैं, ये 3D की बात करें हम, केवल 3D की, 1 2 3 4, 3D की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है 3D। ठीक है, अब नीचे चले जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी तरीके से यदि हम और नीचे चले जाएं, ठीक है, और नीचे चले जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक, और नीचे चले जाते हैं, देखना जरा, तो Sc वेनेडियम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये ऐड हो जाएंगे, 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम में चले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, 3D4 तो होता ही नहीं है, 3D सीरीज में एक्सेप्शन बता चुके हैं क्या क्या नहीं होता है, वो किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो 3D5 और क्या हो जाएगा 4s1। तो यहाँ पे इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 सब जगह जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सब जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। और एक यहाँ 4s, जो ये 4s था उसमें भी एक अनपेयर्ड देखने को मिलेगा। टोटल कितने हो जाए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए 6। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही हम मैंगनीज में आएंगे, Mn में आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 3D6 4s1। तो 3D6 जैसे ही चालू हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये आ जाएगा 6, तो ये पेयरिंग चालू हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पेयरिंग चालू। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली फिर से कितने हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मेरे कहने का मतलब वही था कि जैसे जैसे हम लोग फ्रॉम Sc टू Cr जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन जैसे ही हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और उसका रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कमी आना। बात समझ में आया, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके बाद, ठीक है, ये क्या हो गया, डिक्रीजेस। अब इसमें एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और क्या याद रखेंगे, कि Mn एंड Tc, मैंगनीज Mn, ठीक है, एंड Tc टेक्टेनियम, ठीक है, हैव हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये दोनों का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया। क्या है भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि मैंगनीज की बात करें Mn, ठीक है, Mn की बात करें, एनटीसी की बात करें, मैंगनीज एंड टीसी की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी लो होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका काफी लो होता है। लेकिन यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो हाई होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इवन इवन यदि हम पूरा बात करें, ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये भी बता देते हैं, कि जो आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हम बात करें, ठीक है, क्या बोले, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूरे डी ब्लॉक में किसका हो जाएगा, Hg का। कितना होगा Hg, और वो भी कितना, -38 डिग्री सी, कितना, -38 डिग्री सी। लेकिन वही हम यदि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो वो किसका होता है, W, दैट इज कॉल्ड टंगस्टन, बताए थे पिछले ही क्लास में। और इसका होता है 3400 डिग्री सी, यानी 3400 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इतना याद है, बल्ब के फिलामेंट में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये चीज भी हम पहले बताए हुए हैं, ठीक। तो ये सब जो पॉइंट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये अपना हो गया कौन सा पॉइंट, ये हो गया अपना दूसरा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितना था सब बता दें। अब इसमें भी जो है हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी सिंपल सी चीज है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, कि यदि मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा।
मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा है या कम कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसका डेंसिटी भी कम होगा। यानी कि अपने को इसमें भी वेरिएशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, हम टी लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा भी लिख, और ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो, ठीक है, कंपेयर्ड विथ ग्रुप 1 एंड कंपेयर्ड विथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। बिकॉज ये क्या बोल रहा है कि डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है, एटॉमिक वॉल्यूम ध्यान से समझेंगे, एटम का वॉल्यूम तो बेसिकली होता क्या है कि डी एंड एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके उनके आउटर मोस्ट सेल जो होता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी में। हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि डी ब्लॉक का जो आपका क्या रहता है, डी ब्लॉक का जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, डी ब्लॉक का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीन करने का जो टेंडेंसी होता है वो काफी लो हो जाता है, एफ का और कम हो जाता है, जिसका जितना ज्यादा डिफ्यूजन होता है ऑर्बिटल का उतना ही उसका स्प्रेडिंग पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो एस के तो ऑर्बिटल्स काफी डिफ्यूज है, तो इसीलिए जो उसका स्क्रीनिंग पावर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने के कारण ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ गया, यानी जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फिर एटॉमिक वॉल्यूम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 और ग्रुप 2। समझ में आया ऐसा? क्योंकि ग्रुप 1 में आपका क्या है, देखेंगे तो डी ब्लॉक जो है वो तो कहाँ रहता है, सब आपका नोबल गैसेस में आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद ही आपका जो एस ब्लॉक का जो आपका रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन सिंपल से क्या है, NS1 है, NS2, यानी उसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में डी तो कहीं है ही नहीं। तो लो स्क्रीनिंग का कम होना ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आया? तो इसी के कारण जो इसका हम कह सकते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, लो होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, ENC, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट नहीं ऐसा लिखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट गलत बोल रहा है, ठीक है, जेड इफेक्टिव बेसिकली, ठीक है, क्या लिखेंगे, जेड इफेक्टिव, या फिर हम कहेंगे ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, इंक्रीज, बिकॉज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव भी कहते थे, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसा कहें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया, एंड सिंस extra electron and since extra electron added goes into inner cell, ठीक है, added goes into inner cell, hence अब स्क्रीनिंग तो आराम से हो नहीं पा रहा, स्क्रीनिंग आराम से हो नहीं पा रहा तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर, मतलब स्क्रीन तो हो नहीं पा रहा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल में हम आसानी से इसमें डाल सकते हैं, हेंस डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर रिलेटिवली हाई, ठीक है, इसलिए इसका जो है डेंसिटी जो होता है रिलेटिवली क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। और एक बात इसमें हम बताते हैं, ठीक है, और एक बात जानने लायक क्या है कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन 3D का बात करें, इन 3D सीरीज, ठीक है, इन 3D सीरीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले ये ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन, ठीक है,
जैसे जैसे इधर की ओर हम जाते हैं क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, वो डेंसिटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो क्या करेगा, पकड़ के उसको होल्ड करके रखेगा, तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। एंड एंड सिंस सिंस एटॉमिक, एटॉमिक मास, अब मास क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास इंक्रीजेस एंड एंड हेंस डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, along the period, along the period, यानी along the period डेंसिटी क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज करता जाएगा, तो क्या होता जाएगा, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है along the period में आपको नजर नहीं आता है, कई बार तो अप्रोक्स अप्रोक्स जो है आपको इक्वल वैल्यू देखने को मिलते हैं, लेकिन वैल्यू आपको याद करना नहीं है, तो हम ऑर्डर बता दे रहे हैं, ये एस टी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आई, ठीक है, टी आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोबाल्ट लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकेल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ से निकेल, ठीक है, निकेल और कॉपर में ध्यान में रखेंगे, निकेल और कॉपर जो है ये अप्रोक्स अप्रोक्स बराबर इनका आता है, बहुत कम ही डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ना के बराबर, ठीक है, जेड एन एन आई इक्वल टू जेड एन, और ये बड़ा हो जाता है आपका, सॉरी सी यू आएगा ना, जी क्या बात कर रहे हैं, सी यू, ओके, ये आ जाएगा आपका सी यू, और ये अचानक बढ़ जाएगा कौन, जेड एन से, ठीक है, क्योंकि जेड एन का तो पहले ही बोले हैं पूरा का पूरा डी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये किससे बड़ा हो जाएगा आपका, सी यू, तो ये जो है थोड़ा सा याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, ये याद रखेंगे, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकता है बालकों, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है, इस चीज को पूरा का पूरा, तो एक ये बता दिए, और एक इसमें मुख्य बात है, और क्या बात है कि यदि हम डेंसिटी सीरीज की बात करें, ठीक है, सीरीज में यदि हम बात करें तो डेंसिटी जो होगा, ठीक है, डेंसिटी जो होता है वो आपका 3D सीरीज का, और ये भी पीरियोडिक टेबल में बात कर चुके हैं, ठीक है, 3D सीरीज का ज्यादा होता, मतलब कम होगा 4D सीरीज से, और 4D सीरीज बहुत बहुत कम होता है किससे, 5D सीरीज से, यानी डेंसिटी 5D सीरीज का जो होगा वो ज्यादा होगा, और ये जो ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये जो ऐसा हो रहा है उसका रीजन, ठीक है, ये वाला इतना डिफरेंस, हाई डिफरेंस जो आ रहा है वो ऐसा हो रहा है हेड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, लेंथेनाइड, क्या बोले थे, 5D 4D से 5D में जाते क्या हो जा रहा है डायरेक्ट, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो आ जा रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड्स आ जाते हैं उसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इतना ज्यादा जो है इसमें चेंजेस आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तो ये आपका है, ठीक। अब यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, एक पॉइंट ये भी है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है डेंसिटी, डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी यदि हम बात करें तो वो किसका होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा, इरिडियम इसका होता है, लेकिन कई बुकों में जो है, कई बुकों में जो है वो ऑस्मियम ओ एच इसका भी देता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं, ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है वो आपके लिए जरूरी हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी इसका, इज दैट क्लियर, मैक्सिमम डेंसिटी किसका होगा, आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू ओ एस, ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपना उसके तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, क्या है अपना भाई, एटॉमिक साइज। अब आगे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, क्या एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज तो जाहिर सी बात है
कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते थे वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होते जाता था, मतलब अलोंग द पीरियड ही जाते थे, एटॉमिक साइज क्या होते जाएगा, कम होते जाता था। यही हम लोग पढ़े हैं ना जेड इफेक्टिव के कारण, तभी तो ये अभी पूरा डेंसिटी वाला चर्चा हम लोग किए हैं। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं जो कि डिफरेंट हो जाते हैं उसके कारण। लेकिन ग्रुप 3 में तो ठीक है ऐसा होता है, लेकिन ग्रुप 4 में ऐसा नहीं हो पाता है, उसके कारण वही जो है आपका ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, पुअर शिल्डिंग हो जाता है, जिसके कारण साइज जो है वो 4D और 5D का, ठीक है, 4D और 5D का अप्रोक्स कहा जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसके बाद अभी जो सारा कुछ जो हम बोले उसको एक बार लिखना भी तो होगा, और फिर से एक बार लिखते हुए भी हम आपको समझाते हुए चलते हैं। तो इन 3D सीरीज सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3D सीरीज। 3D सीरीज, 3D सीरीज, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज, साइज क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीजेस होगा, ठीक। टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द डिफेक्ट, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक बात, साइज साइज जो होगा वो डिक्रीजेस अप टू, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप टू सर्टेन सर्टेन एलिमेंट। अब ये सब हम बता दिए, कहाँ तक साइज इंक्रीज करता है, सब पीरियोडिक टेबल में सब कुछ बताए हुए हैं, कहाँ तक साइज, मैंगनीज तक याद है, वो धीरे धीरे, सॉरी मैंगनीज बोलते हैं, क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ता जाता है, फिर पेयर्ड होते जाता है। बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर काम करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। तो स्टार्टिंग में जो है वो जेड इफेक्टिव जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, और जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम पड़ता है। देन उसके बाद क्रोमियम के बाद मैंगनीज से लेकर के 2-3 एलिमेंट तक क्या होता है, वो मैंगनीज, सॉरी, ये अपना जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जो आपका जेड इफेक्टिव है वो दोनों इक्वल हो जाता है। और जैसे जैसे फिल होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है, वैसे वैसे जो है आपका जेड इफेक्टिव जो है वो कम हो जाता है, और स्क्रीनिंग पावर जो है वो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आया, ऐसा ये सब कंप्लीट डिस्कशन हम किए हुए हैं प्रिडिक्टेबल, ठीक है, सर्टेन एलिमेंट्स आफ्टर after that it remains constant, ठीक है, for few elements, ठीक है, for few elements, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली it increases at the end, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बोले, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते जाएगा, जबरदस्त होते जाएगा, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से संपर्क अच्छा नहीं बन पाएगा, और जिसके कारण उसका साइज जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये सब बेसिकली हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, बात कर चुके हैं प्रिडिक्ट टेबल में ही, लेकिन फिर भी इस चीज को हम डिस्कस किए हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो होगा क्या, फिर कैसे कैसे बनेगा, तो याद होगा हम एक ट्रिक बताए थे, स्कूटी में जिंक बराबर कोई नहीं, उसी समय प्रिडिक्ट टेबल में क्या बताए थे, स्कूटी में जिंक बराबर कोई नहीं, ये लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम ऑर्डर लिखते हैं, देन उसके बाद, तो ये था स्कूटी, ठीक है, स्कूटी में जिंक, ठीक है, वैसे अब बराबर कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक। तो स्कूटी में जिंक समझ में आया, वैसे बराबर कोई नहीं, अब जो बीच में बच गए वो सब बराबर है, ठीक है। अब बीच में कौन कौन से बच गए, तो क्रोमियम, ठीक है, इक्वल टू अप्रोक्स आ जाता है किससे, Mn से, और ये इक्वल टू अप्रोक्स आ जाता है Fe के, और ये इक्वल टू अप्रोक्स आ जाता है किससे, कॉपर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा, देन इसके बाद ये, देन इसके बाद ये, देन इसके बाद ये, और ये तीनों जो हैं आपस में क्या रहेंगे, बराबर चारों, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा फिर ये, ठीक है।
ये हो गए, और उसके बाद बेटा हम लिख रहे हैं क्या, वैसे बराबर कोई नहीं, उसके बाद इंक्रीजेज एट द एंड, तो ये और फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साइज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, हम लोग इधर से इधर गए, साइज डिक्रीज हुआ है, उसके बाद फ्यू एलिमेंट्स के लिए क्या हो गया, ठीक, और फाइनली इंक्रीज हो गया। ठीक है, हाँ ये ऑर्डर हो गया। तो इसी में हम लोग क्या बताए थे, ठीक है, इसी में हम लोग क्या बताए थे, अरे ये क्या, हम्म, ये ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हम याद करने का तरीका बताए थे, स्कूटी में चिंक। ठीक है, स्कूटी, स्कूटी में चिंक। ठीक है, वैसे, वैसे बराबर, बराबर कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, यही। ठीक है, तो ये स्कूटी, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, स्कूटी। ठीक है, स्कूटी में को मत लेना। ठीक है, जिंक ये होगा, वैसे बराबर में ये सब आ जाएंगे। ठीक है, बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। बात समझ में आया। तो ये याद करने का एक तरीका भी है। अब इसमें एक चीज और, ये तो पहला बात हो गया किसके लिए, 3D के लिए, ये पूरा का पूरा बात किया हम लोग 3D सीरीज के लिए। अब दूसरा जो हम बात कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या बात कर रहे हैं, तो दूसरा जो है ये ग्रुप हम लोग 3 से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और ये ग्रुप नंबर 4 से रिलेटेड। तो ग्रुप नंबर 3 में क्या था, याद करने का क्या तरीका बताया था ऐसे। ठीक है, स्कूटी, स्कूटर यामाहा ला एक, याद आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्कूटर यामाहा ला और एक, ये। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 21, 18 जोड़ो क्या हो जाएगा आपका 39। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 57, और फिर 32 जोड़ दो। ठीक है इतना सफिशियंट। ठीक, तो कहने का मतलब हमको इतना ही काम, हालांकि एटॉमिक नंबर से भी कोई जरूरत नहीं रहता। यहाँ पे आपका टी आई, ठीक है, उसके बाद टी जरा हाफ, यही था ना, टी जरा हाफ। ठीक, तो यहाँ आप इस चीज को यदि हम लोग देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे, तो डाउन द ग्रुप जैसे हम लोग आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जैसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज। यानी कि साइज क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, एस टी लेस देन वाई लेस देन एल ए लेस देन ए सी होता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ जैसे ही हम लोग जाते हैं, यहाँ से डाउन द ग्रुप यदि हम इसमें जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 14, तब यहाँ से 57, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है 72, यहाँ क्या हो जाएगा ये 22। ठीक है, 40, और ये हो जाता है इसका 72। तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में ये क्या हो जाता है, ये आ जाएगा अपना कौन सा, एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक, यानी कि जो आपका नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं वो, या फिर हम ऐसा कहें तो बेसिकली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स ये आ जाते हैं। अब जिसके कारण जो है वो साइज में, वो हम सब कुछ पहले बता चुके हैं, और ये जो होता है वो किस कारण से होता है, यहाँ पे जो पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें नहीं, बेसिकली यहाँ से यहाँ जो चेंजेज आए वो क्या कहलाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि बेसिकली ये वाला चीज तो समझ में आया, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक तो साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन अब जब हम बात करें किससे किससे, तो ग्रुप नंबर 4 से लेकर के, ग्रुप नंबर 4 से लेकर के अब सब में आ जाएगा इतना का डिफरेंस, सब में आ जाएगा इतना का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली यहाँ से यहाँ तक हम कितना जोड़े, केवल 18, केवल 18 ही जोड़े ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 32 जोड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ तक।
कितना, केवल 18, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितना है तुम्हारा, 32। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा, 32 है। तो इसीलिए जो है, और ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप नंबर हम लोग जो देखते हैं 12 तक, इसमें जो पाए जाता है, इसमें जो ऑर्डर होगा वो 3D का साइज छोटा, 4D का साइज उससे बड़ा, और ये इक्वल टू होता है 5D से। और ये वाला बात भी हम बता चुके हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। और इसका रीजन है, इट इज ड्यू टू, ठीक है, it is due to lengthenoid contraction, it is due to lengthenoid contraction, okay, it is due to lengthenoid contraction। तो contraction के कारण ही ऐसा होता है, ये बात कर चुके हैं सबसे, ये सब जो है ऑलमोस्ट जो है इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। अगला कौन सा देखने जा रहे हैं, कितना नंबर हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे, ये आपका 4, ठीक है, एटॉमिक साइज ये हो गया। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं 5वां, ठीक है, 5th, 5वां देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, IE भी लिखते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ध्यान से समझना, क्या, हालांकि पहले पढ़े हुए हैं सब कुछ हम लोग इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वही चीज है जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखते हैं, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न इसमें है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कई सारे फैक्टर जो हैं अभी तक जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, सब वेरिएबल है, कई सारे वेरिएशंस यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि देयर इज नो, ठीक है, सबसे पहला ही पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में कोई भी रेगुलर ट्रेंड्स नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब बेसिकली रेगुलर ट्रेंड्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3D सीरीज के बारे में, ठीक है, कि 3D सीरीज, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इनिशियली। अब इनिशियली याद करो, साइज क्या होता था, इनिशियली साइज क्या होता था, छोटा, ठीक है। साइज अभी तुरंत पढ़ेंगे, साइज के बाद स्टार्टिंग में साइज क्या होता है, छोटा। अब साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद साइज कांस्टेंट, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट। फिर साइज क्या होगा, बड़ा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम। सिंपल सी बात, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इनिशियली, ठीक है, देन उसके बाद रिमेन्स कांस्टेंट। और ये सब चीज जो है ना, आप पीरियोडिक टेबल या फिर पहले जो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, साइज पे भी डिपेंड करता है ये सारा कुछ, तो उस पर हम लोग सिंपल ही लगा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज है ही नहीं, ठीक है, टफ है ही नहीं। कांस्टेंट, ठीक है, एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक। और धीरे, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड देन देन इंक्रीजेस, ये आई थिंक डिक्रीजेस, ठीक है, हाँ, एंड देन डिक्रीजेस, ठीक। उसके बाद इन, यदि हम बात करें इन, इसी में हम लिख रहे हैं इन जेड एन, ठीक है, CD एंड HG, इन जेड एन CD HG हैव हैव फुल्ली फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस, नहीं, ये धीरे धीरे जो है ना, ये साइज का नहीं फैक्टर आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जा रहा है,
ठीक है, तो ये डिक्रीजेज नहीं, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेंस, ठीक है, हेंस दे हैव वेरी हाई हाई, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण उसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कंपेयर के पॉइंट से। अब जैसे कि इसी में हम क्वेश्चन करें कि कंपेयर 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 IE1, ठीक है, एंड IE1 एंड IE2, ठीक है, एंड IE2 ऑफ ZN एंड CU एंड ZN एंड C। इसका यदि हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं, I1 फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों, तो कॉपर की यदि हम बात करें, ठीक है, अपना हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉपर का, तो कॉपर का Z बराबर कितना होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा AR, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3D10 और ये क्या हो जाएगा 4S1। ठीक, लेकिन वही यदि हम किसका करते हैं जिंक का, तो जिंक का कितना होता है Z बराबर 30। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा AR, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3D10 और क्या हो जाएगा 4S2। ये ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट आई की यदि हम बात करें, ठीक है, IE1 की बात करें, तो IE1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन में इसका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, फोर्थ वाले सेल में इसका भी फोर्थ वाले में 2, इसका 1 है इसका 2 है, तो किसका आसानी से निकलेगा, जाहिर सी बात है जिसका एक इलेक्ट्रॉन। तो IE1 क्या हो जाएगा कॉपर लेस देन, ठीक है, कॉपर लेस देन क्या हो जाएगा जिंक। ठीक, लेकिन IE2 की यदि हम बात करें, तो IE1 में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब अब ये क्या हो गया जीरो, यानी ये कंप्लीट जीरो। अब इसका एक ही बचा, एक तो निकल गया और इसका जीरो, यानी ये 3D पूरा। तो अब आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, इससे, क्योंकि इसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा CU ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ZN, ये हो, अंडरस्टूड। और यदि हम I3 की भी बात कर ले तो कोई बात नहीं, I3 की बात कर ले, अब इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये हो गया 3D10 और ये क्या हो गया 3D9। अब ये पूरा फुलफिल है, समझ में आया, ये फुल है, ये पूरा कॉम्पैक्ट फुल है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, यानी वापस क्या हो जाएगा, कॉपर का कम होगा और ZN का ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पी ब्लॉक में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में अच्छे से कवर किए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके से, जैसे कहे कंपेयर IE3 आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा वाला हम लोग कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, IE3, ठीक है, इन एक क्वेश्चन दे रहे हैं क्रोमियम एंड Mn, ठीक है, और दूसरा लिख रहे हैं हम Mn एंड Fe आयरन। ठीक है, सबसे पहले क्रोमियम और मैंगनीज का देखेंगे और मैंगनीज एंड आयरन का देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करें कॉपर, ठीक है, तो कॉपर का आप डायरेक्ट हम लोग लास्ट वाला जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या रहता है 3D, ठीक, सॉरी, कॉपर का 3D5, ठीक है, 3D5 और 4s क्या हो जाएगा 1। वहीं यदि हम बात करें Mn की, मैंगनीज की, तो इसका क्या हो जाएगा 3D5 और क्या होगा 4s2, ठीक है, मैंगनीज का। और उसके बाद Fe की बात करें, Fe की, तो Fe का क्या हो जाएगा बेटा आपका 3D6 और ये क्या हो जाएगा 4s2। ठीक है, तो अब यदि हम तीनों निकालते हैं, चलो IE1 IE2 IE3 तीन, तो यदि हम IE1 की बात करें तो IE1 किसका ज्यादा होगा, इसमें देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब चलो इन दोनों का पहले कंपेयर करते हैं, क्रोमियम और मैंगनीज का है ना, तो क्रोमियम और मैंगनीज का यदि हम कंपेरिजन करें तो लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से किससे निकलेगा, आसानी से निकलेगा क्रोमियम से, इसका हो जाएगा ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये CU कॉपर लेस देन क्या होगा Mn। ठीक, अब IE2 की बात करें, IE2 की बात करें,
तो एक इलेक्ट्रॉन अब इससे निकल गया, ये पूरा हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी है तो आसानी से इससे निकलेगा, कॉपर का क्या हो जाएगा ज्यादा। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, Cu ग्रेटर देन क्या हो जाएगा Mn। अब IE3 की बात करें तो इसका हो गया अब 4, इसका हो गया अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका हो गया अब 5। अंडरस्टूड, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका हो गया 3d4, इसका हो गया 5। तो फिर से किसका ज्यादा होगा, 5, क्योंकि ये हाफ फील्ड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, Cu लेस देन Mn। ठीक है, Cu लेस देन M। तो ये देखने को मिलेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। अब यदि हम बात करें, IE1 जो है, ठीक है, ठीक है, IE1 यदि हम बात करें इन दोनों के बारे में, तो ये देखो हाफ फील्ड पहले से है, ठीक है, और इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होना भी चालू हो गया है, ठीक है, ये 2। तो आसानी से जो ट्रेडिशनल अपना रूल है उससे क्या हो जाएगा, Fe का ज्यादा, ठीक है, यानी कि Mn ग्रेटर देन लेस देन क्या हो जाएगा Fe। लेकिन IE2 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया 4s, ठीक है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हो गया, दोनों हाफ फील्ड, मतलब यहाँ भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, यानी कि Mn और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा Fe। लेकिन जैसा ही IE3 में आओगे, ठीक है, IE3 में आओगे तो वैसे ही क्या पता चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो, कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो, इसका 6 इसका 5, ठीक है, इसका 6 इसका 5, लेकिन ये हाफ फील्ड है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पहले से पढ़े हैं, ठीक है, ठीक, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, Mn का ज्यादा हो जाएगा किससे, Fe। ठीक है, बात समझ में आए। तो इस तरीके से भी छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और बता देते हैं कि अलोंग, ठीक है, ग्रुप तीसरे की बात करें, ठीक है, अलोंग ग्रुप तीसरा में यदि हम बात करें, ग्रुप नंबर थर्ड में यदि केवल थर्ड स्कूटर यामाहा ला एक, ठीक है, उसमें यदि हम बात करें तो ये 3D का ग्रेटर होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन उसके बाद 4D, देन उसके बाद क्या होता है 5D। अंडरस्टूड, ये ग्रुप 3 के लिए है। लेकिन वही चीज यदि हम बात करें, ठीक है, ग्रुप 4 से लेकर के 12 तक, ठीक है, ग्रुप 4 से लेकर के 12 तक, तो 3D का ज्यादा होगा, ठीक है, 4D का होता है कम और 5D का हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सारा का सारा चीज हम पहले बता चुके हैं। और ये क्यों होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 1 मिनट समझ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया, और ये, ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आया बात समझ में, ये सारा कुछ किस तरीके से जा रहा है। अब हम बात करते हैं आज के क्लास के लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, ऑक्सीडेशन स्टेट और वीवीआई प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। 6th पॉइंट जो देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एम्फोटेरिक, कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको समझ में आती है, देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या चक्कर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं, ठीक है। क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, ठीक है, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज बोथ NS एंड N-1D, ठीक है, कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, कैन पार्टिसिपेट इन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मेन पॉइंट इसमें क्या हो गया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि यहाँ जो N है और N-1D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, N और N-1D के जो इलेक्ट्रॉन्स है,
वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके कारण जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है, बिकॉज, अच्छा, और इसका भी रीजन, बिकॉज, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि दे हैव दे हैव नियरली नियरली सेम एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी। इनका जो एनर्जी होता है वो अप्रोक्स सेम होता है, जिसके कारण ये दोनों पार्टिसिपेट कर पाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बात करें हम मैक्सिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें, इन n-1d, ठीक है, n-1, ठीक है, d प्लस ns, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट निकलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d प्लस ns, दोनों को जोड़ करके उसका निकलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक, ठीक है, ये आपका देखने को मिला, ठीक, समझ में आया, क्लियर है। अब इसमें कुछ, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हम बोल रहे हैं कि ऑन ऑन इंक्रीज, ठीक है, ऑन इंक्रीज ऑन, ठीक है, या ऐसे समझे, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मूविंग मूविंग फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, रिचेज टू mn, ठीक है, mn तक जो है धीरे धीरे जो है वो इसका जैसे जैसे मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, रिचेज mn फॉर मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होने लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब खास बात इसमें क्या है कि 3D सीरीज के लिए यदि हम बात करें, ठीक है, 3D सीरीज सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट सीरीज होता है। 3D सीरीज की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसका होता है, mn का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, mn का, ध्यान रखेंगे। और ये क्या होगा बेटा, ये होगा +7, कितना होगा, +7, बनता भी है KMnO4, ठीक है, इसमें कितना है, +7 ही है, ठीक है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D की बात करें तो +7 मैंगनीज का, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में तो वो शो होता है आपका +8, कितना शो होगा, +8, और ये होता किसका है, तो ये होगा नियम का, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या है, OSO4, याद है OSO4, ये हम लोग ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोकार्बन में, यदि आपको याद होगा, ठीक है, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ एक है एलिमेंट वो भी शो करता है, दैट इज RU, ठीक है। और इसका जो है, ठीक है, ये भी सेम, और इसका जो कंपाउंड है वो कौन सा है आपका, RuO4, सेम इस तरह। तो ये जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और यदि 3D सीरीज की बात करें तो कौन शो करेगा, मैंगनीज, दैट इज +7, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो तो निगेटिव निगेटिव भी कभी कभी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव एज वेल एज न्यू जीरो, ठीक है, जीरो भी कभी कभी करता है। एग्जाम्पल बताते हैं, हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन देख चुके हैं तो वहां पे तो हम लोग देखे हैं कि इसके जीरो वाले भी बनते हैं, निगेटिव वाले भी बनते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इन मेटल कार्बोनिल,
ठीक है, और ये बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, मेटल कार्बोनिल में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल जो है देखें क्या क्या है एग्जाम्पल में, जैसे कि NiCO, ठीक है, कार्बोनिल का होल 4 याद है, ये हम लोग पढ़ते थे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, Fe, ठीक है, FeCO कार्बोनिल होल 5, ये देखिए, ठीक है, और देखिए भाई ये आ जाएगा कोबाल्ट कार्बोनिल होल 4, और ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव भी तो शो कर रहा है, क्योंकि कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल, तो इन दोनों में न्यूट्रल है, इसमें क्या है, निगेटिव। बात समझ में आया, ठीक। अब यदि हम एक चीज ये देखें, फॉर 3D सीरीज के लिए देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पूरा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, और ये किसके लिए है, फॉर फॉर 3D सीरीज, फॉर 3D सीरीज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखें, ठीक है, 3D सीरीज। अब क्या क्या हम शुरू में लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स में सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट्स में Sc, ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, टाइटेनियम, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, ठीक है, फिर फिर कोई फिर कोई नया, ठीक है, फिर कोई नया कप जीतेगा, यही है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 3D1 और 4s2, इज दैट क्लियर। इसका करें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3D2 4s2, इसका करें तो क्या हो जाएगा वेनेडियम का, ये हो जाएगा 3D3 और ये हो जाएगा 4s2। इसका करें क्रोमियम, तो हम पहले बोले 3D4 होता नहीं है 3D सीरीज में, ये क्या होगा 3D5 और ये हो जाएगा 4s1, एक्सेप्शन भी है ये वाला, याद होगा आप। मैंगनीज का क्या हो जाएगा 3D5 और ये हो जाएगा 4s2, ठीक है। Fe का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D6 और ये हो जाएगा 4s2, ठीक है। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा 3D7 और ये हो जाएगा 4s2, ठीक है। निकल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D8 4s2। कॉपर का क्या हो जाएगा, ये भी एक्सेप्शन वाला है, याद होगा आपको, ये हो जाएगा 3D10 और ये हो जाएगा 4s1, ठीक है। और जिंक का क्या हो जाएगा, तो 3D10 और 4s क्या हो जाएगा 2, ऐसा देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये। अब इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या अपने को देखने को मिलेगा, तो इसका क्या होता है +3, ठीक है, इसका क्या होता है +3। और एक खास बात कि यही केवल एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है नॉन टिपिकल, ठीक है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग क्या करें, जनरली वेरिएबल शो करते हैं। अब ये क्या क्या शो करेगा भाई, ठीक है, तो ये जो है ये शो करता है आपका +2 भी करता है, ठीक है, +3 भी करता है और +4 भी करता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये भी +2, ठीक है, +3, ठीक, +4, ठीक है, और +5 ये करता है, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो ये जो है +2 क्रोमियम है, तो ये +2 से लेकर +6 तक जाता है, +2, ठीक, +3, +4, ठीक है, +5 और +6, ठीक, और ये हम इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं, मतलब +5 वाला इसका अनस्टेबल होता है, ये हम नीचे कर देंगे, ब्रैकेट वाला जो है वो अनस्टेबल है। MN में हम जाएंगे तो क्या ये इसको करेगा +2, ठीक है, +3, +4, +5, +6 और क्या शो करता है +7, 7 तक ये शो करता है, ठीक है। Fe में जाए हम, ठीक है, Fe में यदि हम चले जाएं तो ये क्या शो करेगा +2, +3, ठीक है। Mn मैंगनीज हो गया अपना +7 तक, हाँ, बेसिकली ये क्या शो करता है +2 और +3, रेयरली जो है वो +4 और +6 जो है ये करता है, रेयरली, क्या बोले हम, रेयरली, ठीक है।
क्लियर है। और इसमें भी +7 वाले में भी +5 वाला जो है ना, इसमें +4 और +5 दोनों अनस्टेबल होता है, और इसमें +5 वाला अनस्टेबल होता है। क्रोमियम में दोनों +4 +5। ठीक है, कोबाल्ट यदि हम चले जाएं तो कोबाल्ट में आपका +2, ठीक है, और +3 शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, निकेल में चले जाएं तो निकेल में आपका क्या शो करेगा, +2, ठीक है, +3 और +4 शो करता है। ठीक है, कॉपर में चले जाएं तो कॉपर में +1 एंड +2 शो करता है, और जिंक में चले जाएं तो इसमें +2 शो करता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो पहला वाला और दूसरा वाला ध्यान में रखेंगे, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, दोनों में फर्क है। चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, अब इसमें जो सबसे ज्यादा मतलब कि मोस्ट कॉमन कंपाउंड, जैसे वेनेडियम का जो आपका मोस्ट कॉमन +3 बनाता है, 3 के ज्यादा आपको मिलेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इधर आएंगे तो क्या क्या किसका किसका मिलेगा, 2 का भी ज्यादा मिलता है, 3 का भी ज्यादा मिलता है, और इसका 6 का भी ज्यादा मिलता है। इसका आपका 2 का, ठीक है, 4 का, 6 का, 7 का ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका 2 और 3 का ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका +2 ज्यादा देखने को मिलता है, और ये +2 ज्यादा देखने को मिलता है। और ये वाले जो कुछ कंपाउंड है, जैसे कि क्रोमियम हो गए, मैंगनीज हो गए, ठीक है, Fe हो गए, इसके कंपाउंड्स अपने को ज्यादा पढ़ने, ठीक है, ज्यादा पढ़ने। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो कॉपर और जिंक भी है, वो भी अपने को पढ़ना थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, और हम ये भी मार्क कर देते हैं, पहले ही कहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे जो ब्रैकेट से हम लिखे हैं, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, और जो हम क्या किए हैं, ऐसे करके अंडरलाइन किए हैं, उसका मतलब है आपका कौन, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्टली यूज्ड कंपाउंड। ठीक है, मोस्ट, ठीक है, फॉर्म्ड कंपाउंड, फॉर्म्ड कंपाउंड। ठीक है, मोस्ट फॉर्म्ड कंपाउंड जो है ये देखने को मिलता है। अब कभी कभी क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा भी पूछता है, मतलब कि बोल देगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम स्टेबल होता है। तो सिंपल सा समझिएगा कि जो जो 3D में सपोज दैट जो कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि यदि लास्ट आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वन वन या टू है, ठीक, तो वो क्या करेगा, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो हम लोग क्या बोलते थे, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। ठीक है, लेकिन 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 जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, तो वो लूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लूज करने में ही उतना एनर्जी लगता है अपना अपने को। ठीक है, उतना ही का चेंज अपने को देखने को मिलता है। तो उससे लिए उसके लिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है आसानी से, यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से, मतलब कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा करके है, तो वो डी से उसको हम वो क्या करेगा, बाहर निकालना चाहेगा। और बाहर निकालना चाहेगा तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ में आया, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या हम बोलना चाह रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, हम पहले ही बोले कि क्या करना चाहेगा, यदि 3D में कम इलेक्ट्रॉन है तो वो सब का सब क्या जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि Sp+2, और यदि हम Sp+3 में बात करें तो स्टेबल कौन हो जाएगा, Sp+। ठीक है, उसी तरीके से Ti+3 में बात करें और Ti+4 में बात करें तो स्टेबल कौन हो जाएगा, Ti+4। ठीक है, उसी तरीके से Mn+6 की बात करें या Mn+7 की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, Mn+7। ठीक, लेकिन वहीं पे यदि हम, ठीक है, उसी तरीके से यदि हम वेनेडियम +4 या फिर वेनेडियम +5 की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा,
वेनेडियम +5। लेकिन वहीं यदि हम Mn+3 और Mn+2 की बात करें तो ये ज़्यादा +2 वाला हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न है D5 कॉन्फ़िगरेशन। याद करो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, D5 कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसा है, ठीक है। D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे इसका भी यदि हम बात कर लें, ये तो इसको स्टार लगा देते हैं, ये स्टार दे करके क्रोमियम, ठीक है, +2 और क्रोमियम +3 की बात करें तो ज़्यादा कौन हो जाएगा, फिर से +3 वाला। तो ये आपका तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। और ये जो है इसका, ये जो है ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें D3, ठीक है, जो भी रेस्ट होंगे, कितना रेस्ट मतलब कि 3 ही इलेक्ट्रॉन आपको इसमें 3 निकलने के बाद जो है बेसिकली क्या हम बोल रहे हैं भाई, D3 रेस्ट यदि हम कहें तो जो बचेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ठीक है, D3 जो होगा वो मोर स्टेबल स्टेबल देन D4, ठीक है। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में लास्ट में कितने हो गए, 5, 5 में से यदि हम 3 निकाल दें, ठीक है, लास्ट मतलब लास्ट में 5 और 4s में भी क्या रहता है 1, तो टोटल हो गए 6, 6 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, D3 ही बचेगा ना। तो D3 जो होगा वो मोर स्टेबल देन D4, D3 इज मोर स्टेबल देन D4 इन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखिएगा, आगे अभी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। और यदि हम निकल की बात करें, Ni+2 इज स्टेबल देन, ठीक है, Ni+4, ठीक है, +4। और यहाँ पे और एक Pt+2, ठीक है, अनस्टेबल देन Pt+4, यानी Pt+4 इसमें ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट फोर फोर फर्स्ट फोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसके कारण ये ऐसा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि कई कई जगह ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में चेंजेस आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, चेंजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है, कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं जिसके कारण उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में है और जो हम आपको बता रहे हैं, कुछ चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें और एक आध हम लोग जो है पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि क्या बात कर रहे हैं, ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग इन अ पीरियड स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ऑन मूविंग पीरियड, जैसे जैसे पीरियड की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे समझें, एग्जांपल क्या हम लिख रहे हैं, VO3- और ये हो जाएगा CrO4-2। तो यहाँ पे क्या है +5 और ये क्या है प्लस आपका 6, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये अंडरस्टूड, ठीक है। और एक यदि हम ले ले इसमें MnO4-, तो इसका क्या हो जाएगा +7, तो ये आंसर ऐसा, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात क्या है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर हायर ऑक्सीडेशन नंबर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, MnO4-, ठीक है, MnO4-, ये हम ले लेते हैं TiO4,
माइनस ये ले लेते हैं ReO4 माइनस, सब है ना, मंतखरे, याद है, सेम पीरियड के हैं, सॉरी सेम ग्रुप के हैं, तो आंसर क्या हो, ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 7, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यदि हम इसी में ग्रुप नंबर 6 ले लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल उसके, जैसे कि CrO3, ठीक है, ये आ जाएगा M मोनेबेडलम O3 और टंगस्टन O3, ऐसा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, अच्छा और एक बात बता देते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बराबर क्या होता है, +6, ठीक है, और मैंगनीज का क्या हो जाएगा, +7, ये दोबारा हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक आध पॉइंट और इसमें कि जनरली हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जनरली हाईएस्ट पॉसिबल oxidation number of transition element is shown in oxo acid, ठीक है, वो बेसिकली किस में नजर आएगा, ऑक्सो एसिड, ऊपर आप एग्जांपल देखिए, सब किसके हैं, ऑक्सो, सॉरी ऑक्सो सॉल्ट्स ना लिखने चाहिए, ठीक है, ऑक्सो सॉल्ट्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सी एनायन, दोनों सेम ही, ठीक है। एग्जांपल ये देखेंगे, एमएन में आपका क्या आ जाएगा, देखेंगे एमएन में यदि हम लोग देखते हैं तो यही देखिए आप, MnF4 माइनस MnF4, तो इसमें कितना है, +4, ठीक है, विथ फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन वही यदि हम करें MnO4, तो इसमें क्या आ जाता है, +7, इसमें क्या आ जाएगा, +7 विथ ऑक्सीजन। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं, तो एक बात ये है, और फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सम एलिमेंट, सॉरी, फॉर सम एलिमेंट, ठीक है, फॉर सम एलिमेंट एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ठीक है, एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स, ठीक है, also increases, ठीक है, फॉर सम एलिमेंट्स एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेस, और ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। अब जैसे, हालांकि ये पॉइंट भी आपके लिए VVI ही है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आज क्लास का, तो ये हो गया। अब देखें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने लिए Fe के लिए, ठीक है, आयरन के लिए, ठीक है, तो आयरन के लिए हम बात कर रहे हैं FeO, और ये हम दिए Fe2O, तो ये दोनों ही बेसिक, दोनों ही क्या है बेटा, बेसिक, तो बेसिक में क्या हो जाएगा, ज्यादा किसका बेसिक होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर इसका, ठीक है, बात समझ, Fe2O3 गलती लिखो, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे वो एसिडिक होंगे, और ये बेसिक, हालांकि ये दोनों बेसिक है। यदि हम बात करें क्रोमियम, इसकी बात करें क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम में क्या ले रहे हैं, CrO ले रहे हैं, ठीक है, Cr2O3 ले रहे हैं, और CrO3 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना इसका, ये वाला ये होता है बेसिक, बेसिक, ये वाला जो इसका कहा जाता है ये एम्फोटेरिक, ठीक है, ये एम्फोटेरिक, और ये वाला जो कहा जाता है ये एसिडिक, और सही भी बात है कि ये एसिडिक, क्योंकि एसिडिक वाले ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, यदि हम लोग वाटर में उसको रिएक्ट करवाएं, यानी CrO3 को हम लोग पानी में रिएक्ट करवाएं, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सी एसिड H2CrO4, ये बनाता है, ठीक है, और ये क्या है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड,
ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सी एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स बनाता है, ठीक। तो ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसका रिएक्शन आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं। वही यदि हम किसके साथ ले लेते हैं, यदि हम ले लेते हैं Mn, ठीक है, यदि हम एक ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट एक ले लेते हैं Mn के साथ, Mn, ठीक है, तीसरा, तीसरा, तो इसमें आपका कौन कौन सा ऑक्साइड, एक बनेगा MnO, ठीक है, Mn2O3, ठीक है, MnO2, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद MnO3, ठीक है, उसके बाद Mn2O7, ठीक है, ये ऐसा। अब इसमें ये जो होता है, ठीक है, इसमें ये जो होता है वो बेसिक, बेसिक होता है। ये भी आपका बेसिक, यानी कि फर्स्ट टू क्या होगा, बेसिक, ठीक है, फर्स्ट टू क्या होगा, बेसिक, ठीक है। MnO2 जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक। उसके बाद ये वाला लास्ट के फिर दो एसिडिक, ठीक है, ये। तो बेसिकली हम जो बताना चाहते थे वो यही था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो क्या होता है, एसिडिक, और जिसका कम होता है वो क्या होता है, बेसिक। बीच में कुछ कुछ एम्फोटेरिक, जो हम स्टार्टिंग में ही कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने के कारण एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक सब तरीके के इसको कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आज भी अच्छा खासा चीज हम लोग जो है वो देखें, प्रॉपर्टीज के बारे में, खासकर ऑक्सीडेशन नंबर, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हमने समाप्त किया, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। लेक्चर 2 था आज अपना, ये पूरा का पूरा जो है वो आज समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं।